हेलो गाइस, आप लोग सब कोई कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। अभी हम लोग डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने हर दिन कुछ अलग अलग क्वेश्चन, कभी स्टैटिस्टिक, कभी माइक्रो, कभी मैक्रो, कभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, कभी न्यूमेरिकल्स, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमेशा मैं न्यू न्यू टाइप के क्वेश्चंस ढूंढती हूँ और आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो आज मैंने कुछ नया लेकर आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग के हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या मैच दी फॉलोइंग है। क्या है मैच दी फॉलोइंग, मतलब कि आपको मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे बुक में मतलब जो भी क्वेश्चन था वहां पर 1 2 3 4 ये आपका क्या है, ये आपका है, समझ लीजिए ये 4 तक है आपका लिस्ट 1, जो कि क्वेश्चन मैंने गिवन था इसलिए मैंने नहीं लिखा। और ये जो रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 ये आपका है लिस्ट 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस पढ़िए 1 2 3 4 और आप करेक्ट जो सुटेबल होगा उससे आप मैच करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एयर पॉल्यूशन से तो सूट नहीं कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट से सूट नहीं कर रहा है, वेज पेमेंट से सूट नहीं कर रहा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था मैंने बताया हुआ है कि एक ऐसा कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि यू हैव 2 जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप करेंटली कुछ और काम कर रहे हैं और आपके पास 2 और अपॉर्चुनिटी आया। एक अपॉर्चुनिटी ये आया कि आपको क्या है, एक में आपको मैनेजर का जॉब है जिसमें आपको सैलरी है 20K। ठीक है, और एक आपको अपॉर्चुनिटी आया, आपको टीचर का जॉब है जिसमें आपको 25K सैलरी है। ठीक है, अब आपके लिए अभी आप करेंटली जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपकी सैलरी है 30K। ठीक है, 30,000, और आपके पास ये 2 ऑप्शन है, फर्स्ट है 20K, सेकेंड है 25K। तो आप किसको चूज करेंगे, आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा, 25K वाला, मतलब 25,000 वाला नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। तो ये मैंने बताया हुआ अपॉर्चुनिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, अब हम लोग ने 3 ऑप्शन पढ़ा था। 4 के वैल्यू ऑफ लेबर इन एन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ लेबर का अल्टरनेटिव। तो आपका करेक्ट आंसर या सुटेबल आंसर क्या होगा, फर्स्ट का हो जाएगा आपका 4। फर्स्ट का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब है आपका सोशल कॉस्ट। ठीक है, ये जो सोशल कॉस्ट है ये किस पे जाता है, सोशल कॉस्ट हो जाएगा आपका एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या आपका है सोशल कॉस्ट। ठीक है, एयर पॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सोशल कॉस्ट हो जाएगा। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सोशल कॉस्ट होगा क्योंकि जब हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है, धुआं फैलाते हैं ये, तो उससे क्या होता है कि हमारा एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। प्लास्टिक जला रहे हैं या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं तो जो हम लोग का एयर है उसका क्वालिटी खराब होता है। इसका जो भुगतान है वो सिर्फ वही इंसान नहीं इसका भुगतान करता है, इसको मतलब इस पे जो भी होगा प्रॉब्लम वो पूरे सोसाइटी को उसको झेलना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, सोशल कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हमेशा बताते आई हूँ कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, सेकेंड इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब कि जब आप खुद से काम करेंगे, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, ठीक है, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट करते हैं, जिसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आपका एक दुकान है, वहां पर आप अकाउंटेंट का काम देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप 1 2 और काम देख रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। आप क्या खुद को पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की,
तो अगर आप वेजेस को अगर आप लेबर को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, या फिर आप किसी तरह के हर जो डेली वाले खर्चे उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, डेली वाले जो भी एक्सपेंस उसमें आप पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बाहरी को आउटसाइडर को आप पे कर रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो काम आप खुद कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंस आप देख सकते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बहुत सिंपल है, आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं इसलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम वहाँ पे खुद पे काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर है, हम अपनी दुकान पे खुद काम करेंगे तो क्या हम खुद को पेमेंट कर देंगे, नहीं देंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लिसिट कॉस्ट आपका हो जाएगा ये नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में हो जाएगा आपका 2, और लास्ट बच गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा वेज पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेज पेमेंट, मतलब कि अगर आप किसी भी लेबर को वेजेस देंगे, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने इतने एम्प्लॉयर्स को क्या क्या सैलरी दिया, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, वो भी आपका एक तरीके का खर्च हो गया, ठीक है। तो वेज पेमेंट किस में आ जाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट किस में आ जाएगा आपका, वेज पेमेंट में, तो इसका हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, ठीक है। 4, 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर। तो आप देखिए 4, 1, 2, 3 कहाँ है, फर्स्ट में 4, 2, 1, 3, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड क्या 4, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर, 4, 1, 2, 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल है, देखिए एक्सप्लिसिट चला गया आपका वेज पेमेंट में, ठीक है, और इम्प्लिसिट आपका आ गया है नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है। सोशल कॉस्ट में आ जाएगा आपका एयर पॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाएगा आपका जो आप अल्टरनेटिव जो कॉस्ट लग रहा है वो क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिव जो भी है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी, करेक्ट आंसर विल बी बी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू सोन बाय, ठीक है। तो देखिए एक चीज बता रही हूँ, ये जो फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप अलग से प्रैक्टिस करिए, या फिर जितने भी फॉर्मूला आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक में या कहीं पर भी आपको मिल जाते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी कहीं कहीं फॉर्मूला है, तो वो सारी जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो आप कहीं लिख के चिपका लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम आप उसको रीड करते रहिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको दिन भर में अगर आप 3-4 बार करते, जब तक एग्जाम करीब आएगा आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस आपको याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार अलग अलग तरीके से ये फॉर्मूला पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये तीनों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। रिलेशन किसके बीच में है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों के बीच में रिलेशन अगर हम बात करते हैं तो कौन से फॉर्मूला में शो कर रहा है तीनों के बीच में रिलेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, E इक्वल टू AR अपॉन MR, ये नहीं होगा, इज इक्वल टू MR अपॉन AR MR, ये भी नहीं होगा, इज इक्वल टू TR अपॉन AR माइनस MR, ये भी नहीं होगा, इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, ये करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, आंसर इसका डी होगा। देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। एजुकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है,
जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स कोई ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो मैन होते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है, या कहीं की एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं, उसको आप ट्रेनिंग दे दीजिए, ठीक है, उसको आप एजुकेट कर दीजिए, उसको आप ट्रेनिंग दे दीजिए, उसके अंदर स्किल आ जाएगा, तो वो जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जब और एक आप दो तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो मैन है, ठीक है, एक है राम फॉर एग्जाम्पल के लिए और एक है श्याम, ठीक है। राम है ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। ये जो श्याम है ये क्या है, ये मान लीजिए ये एजुकेटेड है, ठीक है, प्लस इसने ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, ये ट्रेंड भी है, एजुकेटेड भी है, ठीक है, दोनों है, इसने ट्रेनिंग भी ले रखी है और ये एजुकेटेड भी, ठीक है। तो ये जो आपका ये श्याम है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, और ये कैसा ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि स्किल्ड है, ठीक है, कैसा है ह्यूमन रिसोर्स, जो कि स्किल्ड है, क्योंकि इसने एजुकेशन भी ली है और इसने ट्रेनिंग भी ली है, ठीक है। तो इसको हम लोग श्याम को क्या बोलेंगे, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। जो ये राम है ये तो मशीन चलाना जानता है, सीख लिया है, देख देख के सीख चुका है, लेकिन ये क्या है, ये स्किल्ड नहीं है, क्योंकि इसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, एजुकेटेड नहीं है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ये जब भी एजुकेशन हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम लोग एजुकेट करते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। हम लोग किसी भी ह्यूमन बीइंग को एजुकेट करेंगे, उसको स्किल देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी इंसान को एजुकेट करेंगे, उसको स्किल देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ठीक है, इकोनॉमिक बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स play an important role among the factors which contribute to economic growth, ठीक है। तो जब भी ह्यूमन बीइंग को हम लोग एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, स्किल देंगे, तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग होगा वो स्किल्ड होगा, ठीक है, ट्रेंड होगा। तो जब हम लोग किसी भी पर्सन को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल्ड दे रहे, स्किलफुल बना रहे, तो इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग होगा वो पावरफुल होगा, जो एम्प्लॉयर्स होंगे उसके पास ज़्यादा स्किल आएगा, जिससे कारण क्या होगा, वो इफिशिएंटली काम कर पाएगा। जब इफिशिएंटली काम करेगा तो प्रोडक्शन अपने आप अप होगा, प्रोडक्शन अप हो गया। जब प्रोडक्शन अप हुआ, सारी जो इंडस्ट्रीज में अच्छे खासे प्रोडक्शन होने लग गए, तो इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी का ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हम लोग ने अभी पढ़ा है, ये कहाँ से आया, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आया एजुकेशन कमीशन 1966 से, ठीक है। तो ये कमीशन कहाँ से है, एजुकेशन कमीशन 1966 से। तो इसका आंसर हो जाएगा। और जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आते हैं, ठीक है। तो आप इसको इकोनॉमिक्स से बाहर नहीं बोल सकते हैं। जो आपके गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में पार्ट करके बताया हुआ है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वॉट आई डू, ठीक है। तो आई डू वॉट आई डू, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है रघुराम जी राजन। तो आंसर विल बी ए, ठीक है, आंसर विल बी ए। इसी के साथ आज का सेशन एंड होता है, और मैं डेली जो शॉर्ट्स आते उसमें मैं PYQs करवाती हूँ। और ये जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना भी बुक पढ़ ले, लेकिन PYQs नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो इससे भी आप देखा करिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो के